हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे MEG1 ब्रिटिश पोएट्री एंड ब्रिटिश पोएट्री के आंसर्स को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे हमें एकदम मस्त वाले आंसर्स लेके आने ताकि हमें मस्त वाले मार्क्स मिले। इसके पहले मैं एक बहुत डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें कि ओवरऑल मैंने सारे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, कितने पेज का आंसर लिखना है, कितने वर्ड्स का आंसर लिखना है, डिस्कस किया हुआ है। आई लीव अ लिंक टू इट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। इट विल हेल्प यू थ्रू ऑल योर एग्जाम्स, ठीक है, ऑल योर इग्नू एग्जाम्स, 8 के 8 सब्जेक्ट में आपको काम आएगा। आज मैं स्पेसिफिकली टारगेट कर रही हूँ MEG1 ब्रिटिश पोएट्री बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रियली scared of this subject and I totally understand why, because I too was really scared of MEG1 British poetry even though I had studied so well, but it's okay. जो भी चैलेंज है हम उसको ओवरकम करेंगे. We will deal with it together. So I'll just quickly do a recap of the things that we discussed in that video. कि आपको to the point concise आंसर लिखने हैं, आपको रन नहीं करना है कि अरे जो भी आंसर उसकी समरी लिख देती हूँ क्वेश्चन में आ गया है, तो ऐसे नहीं करना. जो ज़रूरी है वो चीज़ें आपको लिखनी है. स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, कोड्स रिलेटेड आपको लिखने हैं. आपको जो राइटर है या ऑथर है उसकी एज से रिलेटेड कुछ चीज़ें तो आप वो लिख सकते हैं. उन्होंने कोई डेफिनेशन दी है, कुछ वर्ड्स उन्होंने कहे हैं तो वो आप लिख सकते हैं. उन्होंने कुछ डिवाइसेस यूज़ किए हैं पोएटिक तो वो आप लिख सकते हैं. आपको टाइटल लिखना है उनका. आंसर जो है 500 वर्ड्स जो है इनफ है आपके 20 मार्क्स के आंसर के लिए. पेज नहीं भरने हैं हमें. टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है एंड जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपको अपने आंसर को टेलर करना है. राइट. और जितना हो सके हमें पुराने क्वेश्चन पेपर्स को रेफ़र करना है. हर एक जो हमारा पैराग्राफ है उसको एक पॉइंट की तरह यूज़ करना है. अगर आप पैराग्राफ वाइज आंसर लिख रहे हैं तो, अगर बुलेट पॉइंट लिख रहे हैं सो देन दैट्स अनदर थिंग. और हमने ये भी देखा था कि कैसे इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन जो है उसको कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, कैसे हमें आंसर लिखने हैं, किस तरीके से, ये सब हम जो है उस वीडियो में देख चुके हैं. बट इस तरीके से आपको आंसर लिखना है. मैं सिर्फ एक क्विक रिकैप आपको दे रही हूँ. आपको क्वेश्चन आता है, कोई भी पोएम अगर आपको आती है तो उसे आपको पोएट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से समझना है क्वेश्चन को, और उसके पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं. जैसे कि मूवमेंट्स को आपको रेफर करना है, जैसे कि ये आपकी मेटाफिजिकल पोएट्री के टाइम पे क्या चल रहा था, या फिर रोमांटिसिज्म या रोमांटिक मूवमेंट के टाइम पे क्या चल रहा था. तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उनको रेफ़र करना है, क्यों वो एज इंपॉर्टेंट थी. राइट. ये चीज़ें हमें मेंशन करनी है. आपको कुछ स्पेसिफिक लाइंस या कुछ स्पेसिफिक कोट्स वहाँ से याद आते हैं तो आप उन्हें ज़रूर अपने आंसर में लिखिए. फिगर ऑफ स्पीच जो है आपको अगर पता चलते हैं वहाँ पे कि ये उन्होंने यूज़ किया था तो आप उसको ज़रूर मेंशन कीजिए. कुछ भी पोइटिकल डिवाइसेस हैं, अलिट्रेशन हो गया, सिमिली हो गया, मेटाफर, कुछ भी इस टाइप के उन्होंने यूज़ किया तो उनको आप ज़रूर मेंशन कीजिए. आपके पोएम के एनालिसिस वाले जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ स्क्रीन पे देखिए. इसके इंट्रो में आप क्या क्या लिखेंगे. आप लिखेंगे नेम ऑफ द पोएट, पोएम, सबसे पहले पोएम का नाम, फिर पोएट का नाम, फिर उसकी थीम क्या है, कौन से पीरियड में वो लिखी गई थी. उसकी बॉडी में आप क्या लिख सकते हैं, उसमें लिटरेरी डिवाइसेस कौन से यूज़ हुए हैं, थीम कौन सी यूज़ हुई है, टोन्स क्या है, सिंबल्स क्या है, मैसेजेस क्या हैं जो वो पोएम दे रही है. और कंक्लूजन में आप उसका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव या फिर इंटरप्रिटेशन जो है आप उसका दे सकते हैं. इसको एक्चुअली मैं और डिटेल में अभी इसी वीडियो में आगे डिस्कस करूँगी. आपको स्पेशली जहाँ पॉसिबल हो सके अगर कंपेयर करने का मौका मिलता है तो आप ज़रूर कंपेयर कीजिए. ऑफकोर्स कुछ क्वेश्चंस वैसे आ जाते हैं कि कंपेयर कीजिए एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन को, तो डेफिनेटली वहाँ कंपैरिजन हो ही रहा है. लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि रोमांटिक मूवमेंट को आपको थ्रू द राइटर्स कंपेयर करना है तो आप डेफिनेटली शेली की पोएम और कीट्स की पोएम को कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज दे बोथ वर रोमांटिक राइटर्स. रोमांटिक मूवमेंट या रोमांटिक जनरेशन के वो राइटर थे, लेकिन फिर भी उनकी पोएम्स सेम नहीं थी. कुबला खान इज़ नॉट सेम और सिमिलर टू वर्ड्सवर्थ की जो पोएम थी हमारी द प्रिलूड. राइट. उन दोनों में डिफरेंसेस है इवन दो दे बोथ वर रोमांटिक राइटर्स. तो अगर रोमांटिक मूवमेंट पे कुछ क्वेश्चन आता है तो जहाँ हो सके आप कंपेयर कीजिए और अपने एनालिटिकल रीजनिंग वहाँ पे दीजिए. जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सके कोट्स का यूज़ कीजिए विथ पर्पस. रैंडमली थ्रो नहीं करने, डोंट स्प्रिंकल इट लाइक सॉल्ट बे, बट उसको यूज़ कीजिए जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये रेलेवेंट है एंड इट इज़ गुड दैट इफ आई एड इट विल मेक थिंग्स मोर क्लियर. तो आप पोएट और उसके पीरियड को कंपेयर कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा अलग अलग पीरियड के हो. जैसे मैंने कहा दोनों रोमांटिक पीरियड के राइटर भी हो सकते हैं, बट स्टिल दे हैव सर्टेन डिस्टिंक्शन अमंग्स देमसेल्व्स बिकॉज दे आर टू डिफरेंट पीपल, सो दे विल राइट टू डिफरेंट पोएट. आरटीसी टाइप क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एक स्टांजा दे देंगे या फिर कोई एक वर्ड्स दे देंगे, कोई पैराग्राफ दे देंगे और फिर बोलेंगे कि आइडेंटिफाई करो और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन जो है आप इसको डिस्क्राइब करो. सबसे पहले जैसे आप जो है आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये किस पीस ऑफ वर्क से आया और इसका राइटर कौन था. सो टाइटल एंड राइटर या ऑथर या पोएट जो भी कुछ है कोई है, तो जैसे आप वो लिख देते हैं तो आपको 0.5 और 0.5 एक नंबर वही मिल जाता है. और भले अगर आपको पूरा आंसर आता है लेकिन आपको
पोएट का नाम आप भूल गए, जो कि मेरे साथ हुआ था, सो इन दैट केस आपका 0.5 मार्क वहीं चला जाएगा। ओके फिर आपको जो है उसका कॉन्टेक्स्ट बताना है डिटेल में कि क्यों, कहाँ पे ये पोएम में, या फिर ये वर्स जो है, या फिर ये जो लाइंस है, ये कहाँ पे यूज़ की गई थी, राइट? किसने यूज़ की थी, किसने बोली थी? हैमलेट ने बोला था टू बी और नॉट टू बी, किस बारे में बोला था, राइट? क्यों बोला था? तो आपको कॉन्टेक्स्ट बताना है, आपको रेफर भी करना है कि किसके द्वारा कब कैसे बोला गया था। फिर आपको उस का मीनिंग के साथ आपको समझाना है कॉन्टेक्स्ट को कि इस केस में ये सिनारियो हो रहा था और इसीलिए जो है उन्होंने ये चीज़ बोली थी। फिर उसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं, उनका रेलेवेंस क्या है, आप ये बताएंगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा। एंड उसके अलावा जो आपके बाकी ऑब्जर्वेशन है आपको वो बताने हैं। यूजुअली जो मेरा प्रोसेस होता है आंसर लिखने का, तो मैं आंसर जैसे लिखती थी सबसे पहले वो ये था कि जैसे एक पैराग्राफ या एक स्टैंजा मुझे अगर आ गया है तो मैं सबसे पहले डालती हूँ रेफरेंस। ओके रेफरेंस में जैसे आप देख सकते हैं कि द अबव गिवन एक्सर्प्ट इज बीइंग टेकन फ्रॉम द नन्स प्रीस्ट टेल फ्रॉम कैंटरबरी टेल्स व्हिच वाज रिटन बाय द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस मिस्टर जॉफरी चॉसर। सो मैंने यहाँ पे ज़बरदस्ती में द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस ऐड किया है बिकॉज आई वांटेड द एग्जामिनर टू नो कि भाई इसको पता है कि जो हमारे जॉफरी चॉसर हैं उनको ये टाइटल दिया गया था, इसीलिए मैंने उसको वहाँ पे ज़बरदस्ती ऐड किया है फॉर एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स। ओके बट नहीं भी करोगे तो भी आपको 0.5 1 नंबर तो यही मिल जाएगा। फिर मैंने जो है पोएट के बारे में भी बताया है, अबाउट द पोएट। और सो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, देख सकते हैं आप 4 लाइन का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है जॉफरी चॉसर के लाइफ के बारे में, तो जॉफरी चॉसर के बारे में। फिर मैंने जो है अबाउट द पोएम बताया है कि थोड़ा बहुत पोएम के बारे में, और फिर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। फिर मैंने उस स्टैंजा का कॉन्टेक्स्ट दिया है कि क्यों यूज़ हुआ था, किस चीज़ के बारे में वो बात कर रहे थे, कैसे इसका यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रेफरेंस देना है कि कौन सी पोएम, कौन सा पोएट या कौन सा स्टैंजा फ्रॉम विच ड्रामा एंड हु वाज द ऑथर। फिर हमें उस ऑथर के बारे में कुछ बताना है, फिर हमें थोड़ा सा पोएम के बारे में बताना है, फिर हमें उसको कॉन्टेक्स्ट के साथ डिस्कस करना है। उसी में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस इधर यूज़ हुए हैं, कौन से हमारे इसका जो राइम स्कीम है वो क्या है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, कुछ जो आपको लगता है कि ये पॉइंट आउट करने लायक है तो वो चीज़ें आप डेफिनेटली पॉइंट आउट कीजिए। और इसके साथ एंड में आप उसका कंक्लूजन दीजिए, और आपको जो है ऐसे कोई भी आरटीसी टाइप क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। एक और जो यहाँ पे एक प्रोफार्मा टाइप से जो आप देख सकते हैं, पोएम डैश रिटन बाय डैश, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम डैश बाय डैश, या फिर दीज लाइन्स अपीयर इन द पोएम डैश रिटन बाय डैश। सो आप ये लिख सकते हैं वहाँ पे। फिर स्टेप 2 क्या हो जाएगा आपका कि आप उसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, कि सिचुएशन बताएंगे वहाँ पे क्या हो रहा था, उसमें ओपनिंग, मिडिल लाइन, कंक्लूडिंग लाइंस वगैरह देंगे, उसमें कि किस फॉर्म की पोएट है, ये सोनेट है कि ब्लैंक वर्स है कि फ्री वर्स है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देंगे। फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे सिंपल वर्ड्स में, लिटरेरी डिवाइसेस कौन से यूज़ हुए ये सब बताएंगे, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देंगे। सो ये सब चीज़ें जब आप बताएंगे, फॉर आई थिंक ये 10 मार्क्स के लिए आते हैं मोस्टली, सो दिस वुड बी हेल्पफुल। इसका एक और सैम्पल यहाँ दिया हुआ है, ये बहुत क्रूड फॉर्म में है, एकदम ऐसे नहीं देना है, बट इस प्रकार से आप दे सकते हैं। आपको लिटरेरी डिवाइस वगैरह बहुत अलग से पैराग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, विद इन दोज पैराग्राफ्स आप थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख सकते हैं कि दीज आर द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड, दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएट, राइट। पॉइंट बना के जो है आप इसको लिख सकते हैं। आरटीसी टाइप क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक और मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाती हूँ, ये मेरे असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस थे। मैंने पहले जो है ऑनलाइन सब जगह से थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके पहले ऑनलाइन टाइप किए थे मेरे आंसर्स, कुछ मैंने इधर उधर से कॉपी भी किया है, सो इट्स नॉट ऑल मी। असाइनमेंट तो हम ऑफकोर्स सब जगह से हेल्प लेके ही करते हैं। सो मैंने ऑलमोस्ट 1000 वर्ड का एक आंसर यहाँ पे लिखा था, बट आंसर लिखते टाइम मैं उनको शॉर्ट करते गई थी मेरे हिसाब से। सो आई बिलीव कि अगर मेरे पास एक्स्ट्रा मटेरियल आई कैन ऑलवेज कट इट शॉर्ट, बट अगर कम पड़ गया तो मैं ढूंढने कहाँ जाऊँगी एंड में, राइट। सो इसके लिए सबसे पहले जैसे उन्होंने बोला कि एपिथैलेमन और प्रोथैलेमन को एज ए वेडिंग सॉन्ग आप कंपेयर कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, किसने लिखा था ये पोएम, उसके बारे में मैंने उनके पोएट के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। उसमें मैंने कौन सी उन्होंने राइमिंग स्कीम यूज़ की, उन्होंने जैसे क्वार्टर्स और कपलेट्स यूज़ किए हैं, और फिर ये उनके बहुत फेमस वर्क्स थे, मैंने ये बताया है। फिर मैंने एपिथेलियम के बारे में थोड़ा बताया है, और फिर थोड़ा मैंने प्रोथैलेमन के बारे में बताया है। फिर इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। फिर कुछ जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनकी भी बात करनी पड़ेगी, अगर आप उनको कंपेयर कर रहे हैं तो सिमिलैरिटीज़ एंड जो कॉन्ट्रास्ट है दोनों डिस्कस करने पड़ेंगे। फिर जो टोन है मैंने उसकी बात की। अब ये जो मैंने इनको बहुत हाईलाइट नहीं किया, लेकिन आप जब आंसर लिख के चाहे तो
इसको एक हेडिंग बनाने की जगह अंडरलाइन कर दीजिए बाद में कि सिर्फ द टोन ऑफ द पोएम, और फिर जो टोन है दोनों की कि इसकी बहुत जॉयफुल एंड फुल ऑफ लव थी फर्स्ट वाले की, सेकंड वाले की थोड़ी सी सॉम्बर थी, तो वो जॉयफुल और सॉम्बर को आप हाईलाइट कर सकते हैं, राइट। जो फिर पहली पोएम है वो वेडिंग सॉन्ग है, दूसरी पोएम जो है वो मैरिज सॉन्ग है, ये आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो है काफ़ी लंबी पोएम है, ये वाली थोड़ी छोटी पोएम है, इसमें किसको रेफ़र किया गया है, किसके रेफरेंसेस हैं वो आप बता सकते हैं। दोनों ही पोएम्स जो है वो नप्चुअल सेरेमनीज़ को दी गई हैं, डेडिकेट की गई हैं, लेकिन फिर भी उनमें क्या क्या डिफरेंस है ये आप बता सकते हैं। आप एक कंक्लूजन दे सकते हैं अच्छा सा, और इसके साथ ही जो है आपका आंसर पूरा कवर हो जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन ईजीली गेट लाइक 17 to 18 to 20 तो नहीं मिलते हैं मोस्टली, अनलेस आपने कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर लिखा होगा, सो मे बी देन 19, बट लैंग्वेज में मोस्टली कभी भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। बट आई वुड से इवन इफ़ यू गेट लाइक 16 और 17 इन एवरी आंसर दैट्स ऑलरेडी गुड इनफ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो क्रूशियल चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि काफ़ी लोग बोलते हैं हम बहुत अच्छे से आंसर लिख के आए थे फिर भी हमें मार्क्स नहीं मिले। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, बट आई वुड से कि हम में से सब लोग उतने फॉर्चुनेट नहीं होते हैं कि हमें बचपन से बहुत अच्छे स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ने मिल गया और हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। बहुत बार जो लोग हैं वो बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे कि शी डिडंट वेंट, द राइटर डिडंट रोट, राइट, they doesn't go. These are all grammatically wrong, and if you write your answers with this kind of grammar, भले ही आप पोएट का नाम सही से लिख चुके होंगे, आप टाइटल सही से लिख चुके होंगे, सो आपके फैक्ट्स करेक्ट होंगे, बट अगर आप ग्रामेटिकली चीज़ें सही नहीं लिख रहे हैं आपके मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे, आपको वहाँ पे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ है, अगर आप इंग्लिश में MA कर रहे हैं तो कोई भी आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपका बेसिक ग्रामर अच्छा होना चाहिए। सो प्लीज़ कुछ नहीं तो ये बेसिक चीज़ें चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका ग्रामर सही नहीं है एंड नाउ यू डोंट हैव इनफ टाइम कि आप बैठ के ग्रामर पहले पढ़ने बैठे, तो कुछ नहीं तो बेसिक कुछ सेंटेंसेस बनाइए, चाहे तो ChatGPT में डाल के देख लीजिए, उसको बोलिए कि इसमें मेरी क्या क्या ग्रामेटिकल गलतियाँ हैं मुझे वो बता दो। आजकल ChatGPT बहुत यूज़फुल है, आप उसमें आंसर्स लिख के चेक कीजिए, उसको बोलिए मेरी गलतियाँ बता दो इसमें, तो वो आपको गलतियाँ भी बताएगा। डोंट डिपेंड ऑन इट कि मुझे आंसर ही क्रिएट करके दे दो और आप रीड करके चले जाओगे, बिकॉज देन इट इज़ समहाउ टेकिंग योर पावर अवे। आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग छोड़ के आप उस पर डिपेंड करो, आई डोंट वांट दैट, बट आप अपना आंसर खुद फॉर्मुलेट करो और फिर आप ChatGPT में आंसर डालो और उसको पूछो कि भाई मैंने कहाँ क्या गलती की है, या मैं इसको बेटर कैसे बना सकती हूँ, उसके पॉइंट्स दो। बेटर बना के मत दो आंसर मुझे, बेटर कैसे बना सकती हूँ इसकी पॉइंट दो मुझे, क्योंकि एग्जाम में तो आपको लिख के आना है, वहाँ ChatGPT नहीं है। तो ग्रामर का बहुत ध्यान रखिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स का बहुत ध्यान रखिए, जो सवाल पूछा गया है उस पर आंसर आपको देना है, आपके मन में जो आ रहा है वो नहीं लिखना है। समरी नहीं लिख के आनी है हर आंसर में कि जैसी टाइटल देखा नहीं कि वहाँ समरी लिख के आ गए, ऐसा नहीं करना है हमें। जितना हो सके चीज़ें हाईलाइट करनी है, पेजेस नहीं भरने हैं हमें, जहाँ भी ऐसे नहीं कि बस बुक में 24 पेजेस है तो मैं बुकलेट के पूरे 24 पेजेस भर के आऊँगा, नहीं, ऐसा करना है हमें। जो ज़रूरी है उतना ही लिख के आना है। एंड प्लीज़ अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मैंने उसमें शेयर की हैं ओवरऑल फॉर ऑल योर इग्नो एग्जाम्स, सो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई हैव ट्रस्ट इन यू गाइज, आई नो यू कैन डू इट। आपने प्रिपरेशन की है, कर रहे हैं, आई हैव कॉन्फिडेंस, सो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।